हाय फिप लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप में से किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करते हुए ज़रूर बताइएगा कि आज का एपिसोड आप लोग कैसा लगा। तो चलिए यिलिंग और मार्क्समैन विंग के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि बैटल के बीच में विंग को ना चोट आ चुकी थी, वो बहुत बुरी तरीके से घायल हो चुका था और ये देख के लैरवांग जी का जो पारा था ना वो हद से ज़्यादा हाई हो चुका था। मतलब कि अब वो ना इधर देख रहा था ना उधर, बस उसे अपने तलवार को चलाने से मतलब था। वो किस पे चल रही है, किसके शरीर को काट रही है या किसके शरीर के कौन से अंगों को काट रही है, उसको कोई मतलब नहीं था। वैन किंग और लैंसी चैन दोनों ही विंग को वहाँ से लेके जा चुके थे। विंग बहुत बुरी तरीके से जख्मी हो चुका था क्योंकि एक ही जगह पर उसका दो बार जख्म हो चुका था। ये उसके लिए बहुत ज़्यादा बुरा था। वो ऑलरेडी वीक था, ऑलरेडी इंजर्ड था, बट अब और भी ज़्यादा हो चुका था। यहाँ पे सभी लोग अचानक से बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो चुके थे जब वो लोग देखते हैं कि उनके आसपास ना ब्लैक स्मोक आना शुरू हो चुका है, एक काला धुआं। और जब उन लोगों ने उस काले धुएं के स्रोत को देखा ना, तो वहाँ के लोग जो कि मतलब पुराने पुराने लोग थे वो और भी ज़्यादा शॉक्ड हो चुके थे। स्पेशली जिन सेक्ट का क्लैन लीडर या फिर ये कहो कि कल्टीवेशन वर्ड का किंग, वो तो पूरी तरीके से शॉक्ड हो ही चुका था क्योंकि उसने जिन लोगों को वहाँ पे देखा था ना वो अनएक्सपेक्टेड था। उसने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये लोग यहाँ पे हो सकते हैं। उसकी आंखें खुली की खुली रह चुकी थी और उससे भी ज़्यादा शॉकिंग चीज़ उसके लिए ये थी, वो जो ब्लैक स्मोक निकल रही थी ना वो किसी और चीज़ में से नहीं, वो एक गोचिन में से निकल रही थी, एक गिटार में से, सॉरी, वीणा में से निकल रही थी। तो ऑफकोर्स सी बात है, वीणा जो कि लैंड सेक्ट का मुख्य हथियार है, उसमें से कभी भी ब्लैक स्मोक निकलने के चांसेस तो बिल्कुल भी नहीं है। सभी लोग उस ब्लैक स्मोक में ही उलझे रह चुके थे और फाइनली वो लोग सामने आ चुके थे जो लोग अभी तक फ्लाई करके उनके ऊपर ब्लैक स्मोक से अटैक कर रहे थे। वहाँ पे पहुँचते ही वो लोग सबसे पहले जिसके सामने पहुँचे थे वो था जिन सेक्ट का क्लैन लीडर। वो दोनों वहाँ पे पहुँच चुके थे। एक के हाथ में तलवार थी और एक के हाथ में गुचिन थी, लेकिन उस गुचिन से ना अभी भी पूरी तरीके से ब्लैक स्मोक ही निकल रही थी। उन्होंने नज़ारा पहली बार देखा था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। जैसे ही जिन क्लैन लीडर के आगे वो दोनों ही लोग आगे रुकते हैं तो वो धीरे से बोलता है, चिंगेजुन, लेडी लैन, आप दोनों यहाँ पे। जल्दी से लेडी लैन उस गुचिन को समन करती हैं, उसे वापस से पाउच में डालती हैं और अपने हाथ में तलवार लेते हुए बोलती हैं, क्यों, तुम्हें उम्मीद नहीं थी क्या? कई साल पहले तुमने हमें निकाल तो फेंका, लेकिन हमें पूरे तरीके से तबाह करना तुम्हारे बस की बात नहीं है। यहाँ पे जिन सेक्ट का क्लैन लीडर चिंगेजुन की तरफ देखते हुए बोलता है, तुम्हें क्या हो गया है? तुमने 20 साल पहले भी एक गलत डिसीजन लिया था और आज फिर से वही गलत डिसीजन ले रहे हो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें इस वक्त हमारी तरफ से लड़ना चाहिए? तो यहाँ पे चिंगेजुन जिन गंगशान की तरफ देखते हुए बोलता है, लड़ना चाहिए तुम्हारी तरफ से? तुम मेरे बच्चों पे वॉर कर रहे हो और मैं तुम्हारी तरफ से लड़ूं? क्या तुम भूल गए हो इस वक्त जब जिस इंसान का सामना तुम कर रहे हो वो मेरा बेटा है? लैन वांग जी मेरा बेटा है और उस पे आ रही मुसीबत को मैं कभी भी उस तक पहुंचने नहीं दे सकता। तुमने अभी अभी जिस इंसान पे वार किया है, तुमने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है। जो इंसान तुम्हारी वजह से यहाँ पे जख्मी हुआ है, उस चीज़ का बदला तो मैं तुमसे लेके रहूँगा, लेकिन इस वक्त मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि मैं अपने बेटे की रक्षा करूँ। सारे के सारे सैनिक उस ब्लैक स्मोक में उलझ के रह चुके थे। छोटे मोटे जो कल्टिवेटर्स थे वो भी उसी में उलझ के रह चुके थे। सिर्फ और सिर्फ जिन गंगशान था जो कि इस वक्त उन लोगों से डील कर रहा था, उन लोगों से बात कर रहा था और कहीं ना कहीं उनका माइंड वॉश करके ना उन्हें भी कल्टिवेशन वर्ड की तरफ खींच के लेके आने की सोच रहा था। लेकिन जिस दुनिया ने, जिस समाज ने उन्हें पहले ही निकाल फेंका है, तो वो उन लोगों की तरफ अब क्यों जाएंगे? सही बात है, वक्त आने पे तुम इस्तेमाल करो और उसके बाद फेंक दो। ऐसे इंसान की जानकारी होने के बावजूद भी अगर कोई इंसान अपने आप को इस्तेमाल होने देगा ना, तो वो बेवकूफ़ ही कहलाएगा। यहाँ पे चिंगेजुन उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, क्या हुआ? तुम्हें क्या लग रहा है तुम अभी ये सारी बातें करोगे और हम अभी भी तुम्हारी बातों में आएंगे? तुम शायद भूल रहे हो कि 20 साल पहले ही हमारा रिश्ता उस कल्टिवेशन वर्ड से टूट चुका है। उस वर्ड में हमारा कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन इस वर्ड में
इस वक्त मेरे सारे के सारे रिश्ते मौजूद हैं, मेरे दोनों बेटे मौजूद हैं और एक बेटे का पूरा परिवार मौजूद है। तो इस वक्त अब तुम मुझे बताओ कि मुझे किसका साथ देना चाहिए, तुम्हारा, ताकि मैं अपने ही बेटों के अगेंस्ट हो जाऊँ, अपने ही बेटों की खुशियाँ तबाह कर दूँ, या फिर अपने बेटों का। अगर मैं उनका साथ देता हूँ तो मैं उनकी खुशियाँ, उनकी ज़िंदगी और उनका परिवार सब बचा सकता हूँ। अगर मैं तुम्हें तबाह कर दूँ तो क्या ये सही नहीं होगा कि मैं अपने 20 साल पहले के उस बदले को भी ले लूँगा, आज अपने दामाद के इस जख्म का बदला भी ले लूँगा, और इस वक्त तो जो तुम सभी लोग एक अकेले इंसान पे हमला कर रहे हो उसका बदला भी ले लूँगा। तुम्हें नहीं लगता कि ये एक सही निर्णय होगा? जिन इंसान अच्छे से जानता था, बहुत अच्छे से, अगर उसे आई मीन चिंगेजन को कल्टीवेशन वर्ड से नहीं निकाला होता ना, तो उसकी काबिलियत, उसका मुकाबला कभी कोई नहीं कर सकता था, कोई नहीं। इवन 20 साल पहले लैंड सेक्ट के चिंगेजन ही थे जो कि कल्टीवेशन वर्ड पे राज करते थे, वही थे जो कि कल्टीवेशन वर्ड को उस वक्त लीड करते थे। लेकिन उसके चले जाने के बाद जब उसकी वाइफ को वहाँ से निकाला गया था, क्योंकि उसने युद्ध के दौरान, भले ही उस युद्ध में उन्हें बहुत हेल्प भी मिली थी उस ब्लैक मैजिक से, लेकिन फिर भी उस ब्लैक मैजिक को इस्तेमाल करना मतलब यहाँ पे गलत ठहरा दिया गया था, और उसकी वजह से उन्हें कल्टीवेशन वर्ड से निकाल दिया गया था और अपनी वाइफ का साथ देते हुए चिंगी जुनबुन के साथ चले गए थे। हालांकि ये निकाल देने का जो निर्णय था ना, वो सबसे पहले जिन सेक्ट के जिनगंशान ने ही लिया था, क्योंकि अगर एक बार चिंगेजुन राज मतलब राजगद्दी से हटते हैं तो उसके बाद जो सबसे काबिल इंसान आएगा वो जिन सेक्ट का ही आएगा, क्योंकि उसके बाद जिन सेक्ट ही है जो फाइनेंशियली और फाइट के लिए ले लो या पावर में ले लो, किसी में भी ले लो, वो वही हैं जो कि इस कल्टीवेशन वर्ड को संभाल सकते हैं। इसलिए सबसे बड़ा फ़ायदा भी उन्हें ही होना था। इसलिए लेडी लैन की एक छोटी सी गलती को उन्होंने बहुत बड़ा बना दिया, तिल का ताड़ बना के उन्होंने यहाँ पे उन दोनों को ही कल्टीवेशन वर्ड से निकाल दिया था। यहाँ पे इन सभी लोगों की आई मीन चिंगेजुन, लेडी लैन और जिन सेक्ट के क्लैन लीडर, इन सभी की बातें चल ही रही थी, लेकिन एक इंसान जो उन्हें दूर से देख रहा था और अभी तक जो कि तूफान बना हुआ था, उसे पता ही नहीं चला कि वो कब शांत हो गया, कब वो एक छोटा सा बच्चा बन गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। हाँ, लैन वांगजी उस वक्त सिर्फ 7 साल का था जब उसने अपने माता पिता को आखिरी बार देखा था, लेकिन अपने माता पिता को वो कभी नहीं भूल पाया था। हर दिन उसने अपने माता पिता की स्मृति अपने सामने देखी थी। बार बार उन लोगों का मुस्कुराता चेहरा, उनके साथ जिए गए हर एक पल, उसे हर एक चीज़ याद था। इसलिए अपने माता पिता को पहचानना उसके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, वो एकदम ही उसे पहचान चुका था। लेकिन अभी वो इतना स्टिफ हो चुका था इस जगह पे कि उसे यही समझ में नहीं आ रहा था कि वो पहले क्या करे। वो अपने आंसुओं के जरिए पहले अपने इमोशंस को बाहर निकाले, अपने दुख को बाहर निकाले, और फिर अपने कदमों को आगे बढ़ा के उन दोनों को गले लगाए और फिर अपनी खुशी को जाहिर करे। उसे खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि लैनवांग जी का जो पर्सनैलिटी है ना, वो कभी ऐसा रहा ही नहीं है कि उसने अपने दुख, अपनी तकलीफ, अपनी खुशियाँ, अपने हैप्पीनेस कभी किसी के सामने जाहिर की हो। और आज भी उसके साथ सेम यही हो रहा था। वो एक जगह पे बस स्थगित रह चुका था, वो एक जगह पे स्टिफ हो चुका था। उसके हाथ पैर ना मूव कर पा रहे थे, ना वो आगे बढ़ पा रहे थे, ना वो थोड़ा हिल डुल पा रहा था। बस आंखों से एक पतली सी धार आंसू की, जो कि गाल से होके अब गले तक पहुंच चुकी थी, क्योंकि इतने सालों के बाद उसने उन लोगों को देखा है जिनकी वजह से आज तक उसने न जाने कितनी चीज़ों को स्किप किया है अपनी लाइफ में, कितनी कोल्डनेस भरी है, कितनी सारी चीज़ें उसने इसकी वजह से छोड़ दी, क्योंकि उसने छोटी उम्र में अपने माँ बाप को खो दिया। वो छोटी सी उम्र में ही समझदार बन गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपने अंकल और अपने ब्रदर को कभी भी ये नहीं जताना चाहता था कि उसकी लाइफ में माँ बाबा नहीं हैं तो कोई उसके ऊपर उंगलियां उठा दे। लेकिन आज वो फिर से वही 7 साल का बच्चा बन चुका था, क्योंकि आज लैन वांग जी उसके हाथों में, मतलब उसके हाथ पैर रुक तो चुके थे, साथ ही साथ उसका जो आंसू थे ना, वो बिल्कुल ऐसे निकल रहे थे जैसे कि आज वो
इतने सालों का 20 सालों का जो जमावड़ा उसके अंदर है ना, उसको पूरा बहा देगा। चिंगी जुन अब अपनी नज़र घुमाते हैं और उसे लैन वांगजी सामने दिखता है। साथ ही साथ लेडी लैन भी यही करती हैं। उसने भी अपने कदमों को आगे बढ़ाया और वो लैन वांगजी के सामने आ गई। लैन वांगजी के फेस पे आ रहे उन आंसू को अपने हाथ से पोंछते हुए वो लैन वांगजी की तरफ देखते हुए बोलती है, क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? शायद वो थोड़ी बूढ़ी हो गई हो ना, इसलिए तुम पहचान नहीं पा रहे होगे। लैन वांगजी ने अपने सर को खाली ना में नोट करते हुए वो मतलब खाली ना में नोट किया, ना वो कुछ बोल पाया, ना वो एक्सप्लेन कर पाया। लेडी लैन ने झट से अपने बेटे को गले लगा लिया, क्योंकि इतने सालों से उसने अपने बच्चों को छुआ तक नहीं था। उसे ये वही जानती है कि उसने इतने सालों तक अपने बच्चों से ये दूरी कैसे बना के रखी है, कैसे उसने इन दूरियों को सहन किया है। उसके दो दो बेटे होने के बावजूद भी वो 20 सालों से ऐसे रह रही है जैसे कि उसका कोई बच्चा ही नहीं है। अगर विंग नहीं होता तो शायद वो आज तक अपने बच्चों के वियोग में या फिर पागल हो चुकी होती या फिर मर चुकी होती। लेकिन हाँ, विंग ने चिंगे जुन और लेडी लैन दोनों को ही बहुत अच्छे से संभाला था। और यही यही कारण था कि जब चिंगे जुन और लेडी लैन को ये पता चला था ना कि लैन वांगजी की शादी विंग से होने वाली है, तो उन लोग का खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। उन लोगों को बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी, क्योंकि उन्होंने विंग को समझा था, जाना था, वो जानते थे कि वो किस तरीके का इंसान है। और लैन वांगजी का उसकी लाइफ में आना मतलब लैन वांगजी की तो भाग्य ही खुल जाना, ऐसा उनका मानना था। क्योंकि इतने सालों से उन्होंने लैन वांगजी को नहीं देखा था, वरना वो यही कहते कि विंग के भाग खुल चुके हैं। चिंगे जुन भी अब यहाँ पे आ चुके थे और उन्होंने अपने वाइफ और अपने बेटे को ज्वाइन किया। उन तो तीनों ने ही बहुत लंबे टाइम तक एक दूसरे को हक किया। और उन तीनों की ही आंखों में इस वक्त बहुत बहुत ज़्यादा मोटे मोटे इमोशनल और सैडनेस वाले आंसू थे, क्योंकि वो इतने सालों से मिल ही नहीं पाए थे। फाइनली लेडी लैन ने हक को ब्रेक किया। अपने बेटे के आंसू को पोंछते हुए उसने अपने बेटे को कहा, मैं जानती हूँ तुम अभी बहुत कुछ कहना चाहते होगे, बहुत कुछ तुम्हारे मन में होगा, तुम बहुत सारा टाइम हमारे साथ स्पेंड करना चाहते होगे, लेकिन कोई बात नहीं, इसका टाइम तुम्हें बहुत जल्द ही मिलेगा। लेकिन इस वक्त हमसे ज़्यादा किसी और को तुम्हारी ज़रूरत है। यहाँ की चिंता मत करना, तुम्हारे बाबा और मैं इन लोगों को अब यहाँ और ज़्यादा देर नहीं टिकने देंगे। तुम्हें इस वक्त जहाँ पे होना चाहिए तुम वहाँ पे जाओ। इस वक्त उससे तुम्हारी ज़रूरत है और यहाँ हम संभाल लेंगे, क्योंकि यहाँ पे इस वक्त हमारी ही ज़रूरत है। और चिंता मत करो, बाकी मैजिक वर्ड के लोग भी बहुत जल्दी ही आ रहे हैं। लैन वांगजी कुछ बोलना चाहता था। चिंगे जुन ने उसे रोकते हुए बोला, बस अभी नहीं, हम बाद में ज़रूर मिलेंगे, बहुत जल्दी ही हम सभी आराम से आपस में बैठ के ज़रूर बात करेंगे और बहुत सारी बात करेंगे। लेकिन ये माहौल इस वक्त इस चीज़ के लिए नहीं है, तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। लैन वांगजी ने नोट किया, एक बार फिर से अपने माँ बाबा को हक किया और वो यहाँ से चले गया। इससे आगे अब चिंगे जुन और लेडी लैन दोनों ने ही फिर से कल्टिवेशन वर्ड के लोगों की तरफ अपनी नज़र फैलाई, जो कि अभी भी उस ब्लैक स्मोक के साथ ना सारे के सारे सैनिक लड़ रहे थे। और जो मुख्य यानी कि जिन सेक्ट, जियांग सेक्ट और नी सेक्ट के जो मुख्य कल्टिवेटर्स थे, जैसे कि कुल प्रमुख जियांग और कुल प्रमुख नी और मैंग्याओ, जिन जिशन, जिन गुंगशान, जिन जिशुआन, ये सभी लोग अभी भी उन दोनों को ही देख रहे थे, क्योंकि इसमें से सिर्फ दो ही लोग थे जो कि इस वक्त इन दोनों को पहचान रहे थे। सबसे पहले कल्टिवेशन वर्ड का राजा यानी कि जिन गुंगशान, उसको पहले ही हम लोग देख चुके हैं। और दूसरा था जियांग सेक्ट का क्लैन लीडर जियांग फेंगमियन। लेकिन वो इस वक्त उन दोनों को देख के ना बहुत ज़्यादा इमोशनल था, क्योंकि जियांग फेंगमियन, चिंगे जुन और लेडी लैन ये तीनों ही बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे फ्रेंड्स थे। हालांकि इनके ग्रुप में एक और इंसान था, वो कौन था ये हम बाद में जानेंगे। लेकिन हाँ, ये सभी बहुत अच्छे दोस्त थे। और जब कल्टिवेशन वर्ड से चिंगे जुन और लेडी लैन को निकाला गया था ना, तब चैन फेंगमियन ने बहुत कोशिश की थी कि उन्हें ना निकाला जाए।
उन्होंने सभी लोगों को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन लैंस एक्ट के रूल के अकॉर्डिंग और जिन सेक्ट के सातिर दिमाग की वजह से उन्हें फाइनली जाना ही पड़ा। लेकिन ये कोई नहीं जानता था कि वो जिंदा है या मर गए या कभी उन्हें देखा भी जाएगा। लेकिन आज चैन फेंग मियान ये देख के बहुत ज़्यादा खुश था, क्योंकि इतने सालों के बाद उसने उन्हें देखा था जिन्हें देखने की उम्मीद उसने इस जन्म में तो छोड़ ही दी थी। लेडी लैन सबकी तरफ देख रही थी और उसकी नज़रें चैन फेंग मियान पे ही रुक चुकी थी। चैन फेंग मियान की तरफ देखते हुए वो हल्की सी मुस्कुराहट हंसती है, क्योंकि इस वक्त भले ही वो लोग पुराने दोस्त हों, लेकिन जिस स्थिति में अभी वो हैं वहाँ पे वो एक दूसरे को गले नहीं लग सकते, क्योंकि वो एक दूसरे के ओपोनेंट्स हैं, एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं। तो वो यहाँ पे हाय हेलो तो नहीं कर सकते, एक दूसरे का हाल समाचार नहीं पूछ सकते, वो बस युद्ध कर सकते हैं। यहाँ पे चिंगेजुन ने अपनी तलवार को म्यान से बाहर निकाला और उसे जैन फेंग म्यान को दिखाते हुए हल्का सा नोट किया। और ये देखा जाए तो दो कल्टिवेटर्स के बीच में आपस में एक गुप्त तरीके से एक दूसरे का हाल पूछा जाना, एक दूसरे को सल्यूट करना माना जाता था। इसलिए जैन फेंग म्यान ने भी सेम वही चीज़ की। ये देख के चिन गंगशान बहुत ज़्यादा चिढ़ चुका था, क्योंकि अगर जैन फेंग म्यान का दिमाग घूम गया, अगर उसने एक पल के लिए भी सोच लिया कि उसे अपने दोस्त को नहीं मारना है, उस पर वार नहीं करना है, तो शायद कल्टिवेशन वर्ड पे हमला होना तो लाजमी, मतलब हमला तो हो ही रहा है, लेकिन उनका हारना कहीं ना कहीं उसकी संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए उसने जैन फेंग म्यान की तरफ देखते हुए बोला, क्या तुम भूल रहे हो कि तुम कौन हो? तुम यहाँ पे एक दूसरे को सल्यूट करने नहीं, एक दूसरे का हाल चाल जानने नहीं, एक दूसरे पे वार करने के लिए आए हो। और अब तुम्हारी तलवार उठेगी तो सिर्फ उसके लिए, उसके सीने पे जाने के लिए, इसलिए नहीं कि तुम उसे ये दिखा सको कि तुम अभी भी उसको याद करते हो। वो पूरी तरीके से कल्टिवेशन वर्ड छोड़ चुका है। तो उस कल्टिवेशन वर्ड का कोई भी सदस्य अगर उसकी तरफ आंख उठा के भी देखेगा ना, उसकी तरफ एक भी ऐसी नज़र से देखेगा जिसमें उसके लिए दया भावना हो, तो याद रखना, कल्टिवेशन वर्ड का राजा होने के नाते मैं उसे अभी के अभी गद्दार करार दे सकता हूँ। अगर तुम्हें नहीं ये शब्द अपने लिए चाहिए तो वो करो जो तुम यहाँ पे करने आए हो, डिमॉन वर्ड को तबाह करो। और अगर तुम्हारे सामने कोई भी आता है ना, तो उसे अपनी तलवार की भेंट चढ़ाओ, ना कि अपने तलवार से उसको दंडवत प्रणाम करो, क्योंकि इस वक्त तुम्हारा ये करना यहाँ पे जायज़ नहीं है। ये जिन गंगशान कुछ ज़्यादा ही उठ रहा है शायद अगले एपिसोड में ये चलने के लायक भी ना रहे, लेकिन ये अभी मुझे नहीं पता कि ऐसा होने वाला है या नहीं। इसके लिए हम नेक्स्ट पार्ट में ज़रूर आप लोगों को अपडेट देंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए इस पार्ट को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करते हुए जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।